Today we'll finish the complete theory portion of gaseous state and we'll proceed to discussion of all those sheets that I have given till now. मैंने अभी तक आपको 3 शीट दी हैं, उन तीनों शीट को आपको अब कंप्लीट कर लेना चाहिए। आज के दिन मैं पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा गैसियस स्टेट से रिलेटेड और फिर मैं उन शीट्स के डिस्कशन को स्टार्ट करवा दूंगा। नाउ मैं मेरे लास्ट लेक्चर में रियल गैस बिहेवियर को समझा रहा था और रियल गैसेस के लिए जो मैंने इक्वेशंस लिखी थी, मैं तेजी से सबसे पहले वह इक्वेशंस लिख देता हूं। फॉर रियल गैसेस हमने सबसे पहले वंडर वाल इक्वेशन लिखी थी, P प्लस n स्क्वायर A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। फिर मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए एक इक्वेशन लिखी थी, एंड दैट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज PV बाय nRT। और हमने इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया था, 1 प्लस n बाय V इंटू B माइनस A बाय RT। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की डेफिनेशन लिखी थी और यह वंडर वाल इक्वेशन लिखी थी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए इक्वेशन जो हमने ऑब्टेन करी थी इसी वंडर वाल इक्वेशन से, इस वंडर वाल इक्वेशन के साथ में हमने मैथमेटिकल जगलिंग करी थी। इसमें से P बाहर निकाला, V बाहर निकाला और फिर हमने PV अपॉन nRT, फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया और कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद अल्टीमेटली हमने यह इक्वेशन ऑब्टेन कर ली थी। फिर मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर प्लॉट करना चालू करा। वो ग्राफ मैं एक और बार तेजी से बना दूंगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस लो प्रेशर in atmosphere and compressibility factor versus high pressure in atmosphere। अब इधर मैंने यह समझाने की कोशिश करी थी कि लो प्रेशर क्या होता है। जनरली गैसेस के केस में 10 एटमॉस्फेयर, 20 एटमॉस्फेयर, 30 एटमॉस्फेयर या 40 एटमॉस्फेयर को लो प्रेशर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो वेरी लो कहेंगे और हाई प्रेशर मतलब 100 एटमॉस्फेयर, 200 एटमॉस्फेयर, 300 एटमॉस्फेयर, इतना अधिक प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर होता है। अब रियल गैसेस के बिहेवियर को हम जब देखेंगे, जब हम लो प्रेशर पर जब हम इन गैसेस को देखेंगे तो मैंने यह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है और वर्सेस हाई प्रेशर मींस 100, 200, 300, 400, 500, यह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1। हमने 3 तरह की गैस बताई थी। एक वह गैस जो नियरली आइडियल है। नियरली आइडियल गैस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यह नाइट्रोजन गैस इस तरह से
ऑक्सीजन गैस इस तरह से। जो खास हमने दिखाया था कि दोनों ही गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के आसपास है। नाइट्रोजन का हल्का सा 1 से ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन का हल्का सा 1 से नीचे जा रहा है, मगर है 1 ही। दैट्स व्हाई वी कॉल देम नियरली आइडियल गैस। फिर मैंने कहा था मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से नीचे जा रही है, और हाइड्रोजन और हीलियम इस तरह से ऊपर जा रही है। हाइड्रोजन और हीलियम यह दोनों गैसेस में रिपल्सिव फोर्स हमेशा डोमिनेट करता रहता है, इसलिए क्योंकि इनमें सिर्फ एक या दो ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा 1 से ऊपर ही जा रहा है। जबकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करने से इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से नीचे जाता रहता है। और जो इंटरेस्टिंग सी बात मैंने बताई थी वो यह कि कोई सी भी गैस हो एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर 0 एटमॉस्फेयर के रेंज में है, 1 या 2 एटमॉस्फेयर के रेंज में है, एट वेरी लो प्रेशर गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा है। वॉल्यूम काफी ज्यादा होने से मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा फैले हुए हैं, मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर हैं, और मॉलिक्यूल्स के काफी दूर दूर होने से वो जो प्रेशर करेक्शन है वो भी कोई खास नहीं रह जाता है, और वॉल्यूम करेक्शन है वो भी कोई खास नहीं रह जाता है। यह टर्म भी नेग्लिजिबल हो जाती है, प्रेशर करेक्शन वाली, वॉल्यूम करेक्शन वाली टर्म भी नेग्लिजिबल हो जाती है, और पीवी इक्वल टू एनआरटी होल्ड करने लगता है। सभी गैस के लिए आइडियल बिहेवियर दिखने लगता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 दिखने लगता है। हाँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तो पूरी तरह 1 से टच हो गया, सभी गैस का 1 से टच हो गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो काफी लंबे समय तक आइडियल दिखा है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में 1 ATM, एक और बात आप देखो कि 1 ATM की यदि हम बात करें तो 1 ATM तो एनीवे हमने इसको लो प्रेशर ही कह दिया है। देखिए ये भी डिविएशन कब आ रहा है, जब 10, 20 और 30 एटमॉस्फेयर के रेंज में जा रहा है तब इतना डिविएशन आ रहा है। 10 एटमॉस्फेयर से काफी कम है 1 एटमॉस्फेयर पर, तो फिर भी अधिकतर गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के आसपास ही है। मतलब 1 ATM पर अधिकतर गैसेस के लिए अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 1 ATM पर तो आप देखें ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो नियरली आइडियल बिहेव कर ही रही है, मगर बाकी सारी गैस भी अच्छा खासा आइडियल बिहेवियर दिखा रही है। आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियरली बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा है कि आप पूछ क्या रहे हो। हाँ हाँ, आप गैस मिक्सचर की बात कर रहे हो। प्योर नाइट्रोजन है, प्योर नाइट्रोजन 1 ATM पर है। अब ये कोलाइड करते हैं, ये इलास्टिक कोलाइजन ही करेंगे हमेशा। प्योर नाइट्रोजन 1 ATM पर है और इसके मॉलिक्यूल्स यदि आपस में कोलाइड करते हैं तो आप यह पूछ रहे हो कि यह कोलिजन इलास्टिक होगा या नहीं होगा, यही पूछ रहे हो ना। फिजिकल कांटेक्ट नाइट्रोजन में कभी हो ही नहीं पाता है 1 ATM पर। नाइट्रोजन के केस में मैंने स्पेशली बताया है, नाइट्रोजन के केस में मैंने बताया है कि कोलिजन के समय नॉर्मल कंडीशन में कोलिजन डायमीटर 3R होता है। फिजिकल कांटेक्ट होने के लिए कोलिजन डायमीटर कितना होना चाहिए,
फिजिकल कांटेक्ट होने के लिए कोलिजन डायमीटर कितना होना चाहिए? 2r। 2r होगा कोलिजन डायमीटर तो फिजिकल कांटेक्ट होगा, अन्यथा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। सुधारो उसको, कंसेप्ट को सुधारो। आइडियल बिहेवियर के लिए इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए और इलास्टिक कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट कभी नहीं होना चाहिए, जैसा कि नाइट्रोजन में है। नाइट्रोजन में फिजिकल कांटेक्ट कोलिजन के दौरान नहीं हो पाता है, इसलिए वह हमेशा इलास्टिक कोलिजन करता है, इसलिए वो हमेशा आइडियल बिहेवियर कंडीशन पर दिखा पाता है। अब ये ग्राफ को हमने समझ लिया था और इसमें वेरी लो प्रेशर भी समझ लिया था, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो इन गैस के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के वेरिएशन को भी हमने देख लिया था और समझ लिया था। अब जो दूसरा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बना था वो ये था कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस टू वेरी हाई वैल्यू, अब इन विच केसेस, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस डू वी इंक्रीज प्रेशर टू वेरी हाई वैल्यू? किस तरह के केसेस में, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस में हम प्रेशर वेरी हाई करते हैं? इनफैक्ट when we wish to liquefy the gases, हम गैसेस को लिक्विफाई जब करने की कोशिश करते हैं तब हम प्रेशर को बहुत हाई करते हैं। हम गैसेस को लिक्विफाई करने का कब प्रयास करते हैं? हमारे हाउस होल्ड में वी हैव गॉट अ लिक्विफाइड गैस, अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हमारे घरों के अंदर गैस सिलेंडर है, उसके अंदर ब्यूटेन गैस हम इस्तेमाल करते हैं। उस ब्यूटेन गैस को हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। वह ब्यूटेन मीन्स C4H10 नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेयर पर वह गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, मगर जब उस पर बहुत हाई प्रेशर लगा दिया जाता है तो वह लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहने लगते हैं, और वही हमारे घरों में सिलेंडर्स में होती है। जब हम नया नया सिलेंडर लेकर आते हैं तो आप उसको हल्का सा हिला कर देखिए, आप उसके अंदर लिक्विड महसूस कर लेंगे। उस लिक्विड का मोमेंटम, उस लिक्विड की वजह से जर्क को महसूस कर लेंगे और नए नए सिलेंडर में आप समझ जाएंगे कि लिक्विड है। मगर जब वह सिलेंडर खाली हो जाता है या खाली होने वाला रहता है, उसमें गैस काफी कम हो जाती है, तब आप उसको इस तरह से शेक करेंगे तो आप उसके अंदर कोई लिक्विड महसूस नहीं करेंगे, फिर उसके अंदर पूरी तरह से गैस। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल वेयर वी इंक्रीज प्रेशर टू वेरी हाई वैल्यू। अनदर एग्जाम्पल इज इन रॉकेट, व्हेन वी फिल फ्यूल इन द रॉकेट। रॉकेट के अंदर फ्यूल के रूप में गैसेस का इस्तेमाल नहीं करा जा सकता, क्योंकि हमें रॉकेट को जमीन से ऊपर उठाना है और स्पेस में पहुंचाना है। ऐसे मशीन को, ऐसे इंजन को बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए। उसे जितना छोटा, जितना स्लीक हो उतना अच्छा है। बड़ा होगा तो उसको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल होगा। रॉकेट के अंदर यदि हम फ्यूल को गैस के रूप में रखेंगे तो हमें उस फ्यूल के लिए बड़े बड़े टैंकर्स, बड़े बड़े सिलेंडर्स रखना होंगे, जो उस रॉकेट को बहुत ह्यूज और बल्कि बना देंगे। हमें रॉकेट के अंदर जो फ्यूल रखना होता है वो लिक्विफाइड स्टेट में रखना होता है, और उस फ्यूल को जलाने के लिए, उस फ्यूल को बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन रखना होती है वह भी लिक्विड स्टेट में रखना होती है। वहां पर ऑक्सीजन भी लिक्विड स्टेट में रखना है, वहां पर फ्यूल के रूप में मीथेन का इस्तेमाल होता है या Al2O3 सॉलिड या लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। वो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के रूप में। और उस फ्यूल को सॉलिड या लिक्विड स्टेट में रखने के लिए, या कोई सी भी गैस है उसको लिक्विड स्टेट में रखने के लिए हम वहां पर बहुत हाई प्रेशर बढ़ाते हैं। वहां पर जो प्रेशर है 100, 200, 300, 400 एटमॉस्फेयर के रेंज में जाता है। इतने अधिक प्रेशर पर
इन गैसेस का बिहेवियर कैसा था वह मैंने समझाया था कि यह नाइट्रोजन जो काफी समय तक आइडियल बिहेवियर दिखा रही है, यह नाइट्रोजन, इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऊपर जाने लगता है। यह ऑक्सीजन जो काफी समय तक आइडियल दिख रही थी, यह ऊपर जाने लगती है। और खास बात, मीथेन भी जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम जा रहा था, वह भी अल्टीमेटली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसका बढ़ने लगता है, 1 से ऊपर जाने लगता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस भी, इनका भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अल्टीमेटली बढ़ने लगता है और 1 से ऊपर चला जाता है। और खास बात, हाइड्रोजन इसी तरह रहती है, हाइड्रोजन इस तरह से ऊपर जाती है। ऐसा क्यों होता है वह मैंने समझाया था कि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा देते हो, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, और जब वो काफी करीब आ जाते हैं तो अल्टीमेटली रिपल्शन डोमिनेट करने लगता है। और जब अल्टीमेटली रिपल्शन डोमिनेट करने लगता है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इस तरह से बढ़ने लगता है। दिस इज द वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विथ हाई प्रेशर। अब यहां तक मैंने मेरे पिछले लेक्चर में समझाया था, इसको फर्दर कंटिन्यू करता हूं। हाँ प्लीज पूछो, क्या पूछ रहे हो? बिल्कुल, अभी मैं उसी चीज पर आ रहा हूं। बिल्कुल, आप पूछो मत, मैं खुद ही बोल रहा हूं। द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। The next is the concept of we denote it by TB। मैं नया डेफिनेशन, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वी कॉल इट बॉयल्स टेम्परेचर, इट्स डिनोटेड बाय TB। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। 3 तरह से इसको डिफाइन करूंगा। सबसे पहली डेफिनेशन, it's that temperature at which Boyle's law hold over wide range of pressure. The first definition is, it's that temperature at which Boyle's law hold over wide range of pressure. It's that temperature at which Boyle's law hold over wide pressure range। दूसरी डेफिनेशन, इट्स दैट टेम्परेचर एट विच रियल गैस शो आइडियल बिहेवियर। इट्स दैट टेम्परेचर एट विच रियल गैस शो, हाँ बोलो, आइडियल बिहेवियर, हाँ बोलो। तीसरी डेफिनेशन बोलता हूं, हाँ 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 बोलो। इट्स दैट टेम्परेचर एट विच, ये तो कॉमन है। डेफिनेशन 1 में मैंने लिखा बॉयल्स लॉ होल्ड ओवर वाइड प्रेशर रेंज। ओवर वाइड प्रेशर रेंज, प्रेशर की एक वाइड रेंज के लिए बॉयल्स लॉ होल्ड कर जाता है। मीन्स P1V1 इक्वल टू P2V2। और इट्स दैट टेम्परेचर एट विच any real gas would show ideal behavior।
और तीसरी डेफिनेशन, इट्स दैट टेम्परेचर एट विच फॉर एनी गैस Z is equal to 1. For any gas Z is equal to 1, compressibility factor is 1. This is Boyle's temperature. जो अभी हम बात कर रहे थे, देखिए कोई सी भी गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो बॉयल्स टेम्परेचर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं होएगा, क्योंकि Z इज इक्वल टू 1 आगे अब कभी नहीं हो रहा। बॉयल्स टेम्परेचर का कंसेप्ट कहां इंट्रोड्यूस होएगा? ऑक्सीजन गैस के लिए। ऑक्सीजन गैस के लिए इधर Z इक्वल टू 1 है। Z इक्वल टू 1 होना मतलब आइडियल बिहेवियर होना। इनके लिए इस जगह पर Z इक्वल टू 1 है। जहां Z इक्वल टू 1 हो जाए वहां पर आइडियल बिहेवियर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इधर Z इक्वल टू 1 है। इन सभी गैसेस के लिए इस कंडीशन पर जो टेम्परेचर है उसे हम बॉयल्स टेम्परेचर कहेंगे। और जब Z इक्वल टू 1 होता है किसी भी गैस के लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 होता है किसी भी गैस के लिए, तो वो आइडियल बिहेवियर दिखाती है। द गैस शो आइडियल बिहेवियर। हाँ हाँ भाई, जीरो प्रेशर पर तो सभी गैस आइडियल है। मैंने अभी क्या कहा कि हम अब बात कर रहे हैं वेरी वेरी हाई प्रेशर पर। आगे इस कंडीशन की बात कर रहे हैं अब। इस कंडीशन पर बॉयल्स टेम्परेचर को हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस डेफिनेशन को सुनने के बाद और बोर्ड पर जो पूरी थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी को देखकर कैन यू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स टेम्परेचर? इस समय बोर्ड पर सारी थ्योरी लिखी हुई है। बॉयल्स टेम्परेचर का कंसेप्ट भी लिखा हुआ है। इस कंसेप्ट को देखकर, इन डेफिनेशंस को देखकर, क्या इसी समय बॉयल्स टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन लिख देंगे? बड़ा आसान है, कोई कठिन बात नहीं है। Z इज इक्वल टू 1 प्लस N बाय V इंटू B माइनस A बाय RT। यह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन बोर्ड पर लिख रखा है। मैं इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करूंगा। Z की जगह पर मैं 1 लिख दूंगा। 1 इज इक्वल टू 1 प्लस N बाय V B माइनस A बाय R, और इस कंडीशन पर जो टेम्परेचर है उसको बॉयल्स टेम्परेचर TB लिख दूंगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और B माइनस A बाय R TB इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इधर से बॉयल्स टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगेगा A अपॉन RB। This is Boyle's temperature. A is van der Waals constant for a gas, B is also van der Waals constant for a gas, and R is universal gas constant. हाँ, N by V. N is number of moles, V is volume, N is also non-zero, V is also non-zero. तो ये दोनों ही non-zero वैल्यू है। गए कहां? अरे भाई,
0 इज इक्वल टू n बाय वी इंटू बी माइनस ए बाय आर बी। ये इक्वेशन आ गई, आया ना? अरे भाई ये वन करके आ गया कि नहीं? अब आप एक बात सोचो कि इफ समथिंग इज जीरो, इन दैट केस या तो n बाय वी जीरो होना चाहिए या b माइनस ए बाय आर टी जीरो होना चाहिए। क्या n बाय वी जीरो होएगा? n बाय वी कैन नेवर बी जीरो। तो जीरो किसको होना पड़ेगा? जीरो ब्रैकेट के अंदर इस टर्म को होना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर इस टर्म को मैंने जीरो बोल दिया। शायद मेरी यह बात नहीं आई अभी भी, मैं एक और बात समझाता हूं, क्योंकि आपने पूछा n बाय वी कहां गए। ये तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z था। बॉयल्स टेम्परेचर की कंडीशन मैंने रख दी, बॉयल्स टेम्परेचर था Z इक्वल टू 1 रख दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस n बाय वी और ये सारा b माइनस ए आर टी। क्योंकि मैं बॉयल्स टेम्परेचर की कंडीशन रख चुका हूं, इसलिए टेम्परेचर को बॉयल्स टेम्परेचर टी भी कह दूंगा। अब मैं दो स्टेप में ही इस काम को कर देता हूं, एक स्टेप में नहीं करता हूं। फिर इधर हमने लिख दिया 0 इज इक्वल टू n बाय वी इंटू बी माइनस ए बाय आर टी बी। ये 1 और 1 कट गया, इधर 0 बचा रह गया। अब यह एक्सप्रेशन 0 है। v को आप ऊपर ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 इंटू वी 0 हो गया। और n जो है उसको नीचे ले आओ तो 0 अपॉन n 0 ही रहा। क्या ये बात समझ आ रही है भाई? v अपॉन n क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू वी अपॉन n। v भी नॉन जीरो, n भी नॉन जीरो, तो ये 0 ही रहेगा। अब बॉयल्स टेम्परेचर b इधर ले आओ या a बाय आर टी इधर ले आओ। इसको भी दो स्टेप में कर देता हूं। a बाय आर टी बी इज इक्वल टू बी। सो बॉयल्स टेम्परेचर इज a अपॉन आर बी। भाई ये बात समझ में आ गई या नहीं? अभी अभी जिसने पूछा था n बाय वी कहां गया, माइक लो फटाफट हाँ करो कि क्या यह बात समझ में आई? आया ना? पक्का? कोई डाउट तो नहीं रहा है ना? अब मैं एक और नया टर्म, एक और नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं। And that is the concept of inversion temperature. Inversion temperature. हम इसे TI से डिनोट करते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर TI। अब कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखिए।